सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर शुरू हुई जंग की, जिसकी तस्वीरें बता रही हैं कि मामला अब कितना गंभीर हो चुका है। कैसे शहर शहर धर्म के नाम पर आई लव मोहम्मद वाला युद्ध हो रहा है। वैसे तो ये प्रदर्शन आई लव मोहम्मद के लिए हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ में पत्थर थे। प्रदर्शनकारियों की जुबान पर नफरती नारे थे। ना कानून का डर था, ना पुलिस का भय। जो लोग सामान्य प्रदर्शन के नाम पर आए थे वो पुलिस से भिड़ गए, वो हिंसक हो गए। आई लव मोहम्मद वाला विवाद जो यूपी के कानपुर से शुरू हुआ था, आज शुक्रवार को जुमे के दिन बरेली पहुंच गया। आई लव मोहम्मद पर आज यूपी का बरेली बैटलफील्ड बन गया, जहां एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी थे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज में आई लव मोहम्मद पोस्टर के समर्थन में प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे। हालात को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 6000 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इसके बाद भी ये प्रदर्शनकारी कितनी तैयारी में थे, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौलाना तौकीर ने भीड़ को बुलाया और भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई थी और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई थी। इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अक्सर विवादित बयान और भड़काऊ भाषण को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज भी मामला कुछ ऐसा ही है। गवाह के रूप में इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे पथराव हो रहा है, धार्मिक नारेबाजी हो रही है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं भी थीं। बरेली में देखिए जिस तरह का मौलाना तौकीर रजा ने जो ऐलान किया था उसके बाद जमकर बवाल हुआ है और देखिए यहाँ किस तरह चप्पलों के निशान पड़े हुए हैं। यहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ, हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है। आगे बैरिकेडिंग पुलिस की हुई थी तो लोग यहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे आई लव मोहम्मद के लब्बैक वाले। तो इतनी ही देर में पुलिस ने समझाया कि आप घर जाइए, नहीं आई होगी उनके समझ में तो लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज किया, कुछ लोग भी घायल हुए। हाँ, कुछ लोग बहुत लोग घायल हुए, टांग टूटी है, बहुत लोगों को खून निकल रहा है मुंह से। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हो गई एकदम से। तो हम अब भी कुछ कर सकते हैं कि डरते नहीं हैं हम पुलिस जेल से नहीं डरते, फांसी लगाते इंसान मारते कुछ नहीं। मैं भी उम्मत के खातिर कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, करे तो लाठीचार्ज आप करके दिखाएं। पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज फिलहाल नहीं की गई है। कुछ खुराफाती तत्व थे और उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है, लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर तौकीर रजा ने ऐसा क्या कहा था जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए, जिसके बाद लोग पत्थर चलाने लगे, नारेबाजी करने लगे, माहौल को बिगाड़ने लगे। आई लव मोहम्मद वाले क्लेश के बाद उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी। उन्होंने मार्च के लिए लोगों को बुलाया था, तारीख भी बताई थी, जगह भी बताई थी और मकसद भी क्लियर था। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। आप सुनिए 23 सितंबर को उन्होंने क्या कहा था। इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड में हम जमा होंगे और वहाँ से हम 4 बजे कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और वहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन, प्रेस, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज खोला हुआ है। ऐसी सूरत में मुसलमान कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? तो हम एक अतमाम हुज्जत के तौर पर हम 26 तारीख को अपनी इन तमाम तकालीफ के लिए हमें हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन हमारे मजहब में मदाखलत की जाती है, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद पर क्लेश वाली एक सीरीज चल रही है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। यूपी के कई जिलों में पहले भी प्रदर्शन के दौरान नफरती नारे लगाए जा चुके हैं।
आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो हुआ, उसके बाद तो यही लग रहा है कि ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रदर्शन को हिंसक बना रहे हैं। आज की बात करें तो पुलिस की ओर से कहा गया है कि भीड़ को पहले रोकने की कोशिश की गई थी, इसके बाद भी धार्मिक नारे लगाए गए, छतों से भी पत्थर फेंके गए। आई लव मोहम्मद वाले पूरे प्रकरण में ये बात स्पष्ट है कि इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। कई शहरों में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल और आई लव महादेव वाले पोस्टर भी दिखे। नेता भी अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन की आग पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बरेली में प्रदर्शन के बाद भी आपको सुनना चाहिए नेता क्या कह रहे हैं, कैसे इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को नुकसान स्वीकार नहीं किया जाएगा, जबकि विपक्ष के नेता इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसको नियंत्रित करना हमको आता है, हम इसको बखूबी नियंत्रित करेंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए। सत्ता में अब उस पाकिस्तान की खबर। एशिया कप के फाइनल में जिसकी हार के पहले रुझान उसी के मुल्क से आए हैं। कैसे पाकिस्तान की आवाम ने अपनी क्रिकेट टीम के जख्मों पर नमक रगड़ा है, वो आइए देखते हैं। तो पाकिस्तान की हार का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फिर से टीम इंडिया के सामने सरेंडर करने वाली है। इसकी भविष्यवाणी भी हो गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, ये सब कुछ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद में हुआ है। 41 साल बाद पहला ऐसा मौका है जब भारत पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। वैसे तो इसी टूर्नामेंट में 2 बार टीम इंडिया पाकिस्तान के अरमानों को मिट्टी में मिला चुकी है और अब वो तीसरी बार भी सरेंडर करेगी। ये चर्चा इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो गई है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम गिरते पड़ते एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, उसे वहां की आवाम आहत है और अब वो पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रही है। इसके वीडियो सबूत आज पाकिस्तान से आए हैं, जो क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने वाले हारिस रऊफ और बल्ले को AK-47 बनाने वाले साहिबजादा इरफान को देखने चाहिए। वैसे तो फाइनल मुकाबला 28 जुलाई को होना है, लेकिन पाकिस्तान की हार का पहला ट्रेलर 26 जुलाई को आ गया है। अब तक एशिया कप में भारत पाकिस्तान के 2 मैच हुए हैं, जिसमें पहले लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद सुपर 4 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने 6 विकेट से हारते हुए घुटने टेक दिए थे और अब फाइनल मैच में पहले ही पाकिस्तान की हार के पहले रुझान हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी आवाम ने अपनी क्रिकेट टीम के लिए एक मैसेज भी भेजा है और वो मैसेज है 8-0। आपको याद होगा एशिया कप में सुपर 4 के मैच में कैसे हारिस रऊफ ने स्तरहीन हरकत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था और 6-0 वाले इशारे किए थे। लेकिन पाकिस्तानी आवाम की माने तो ये स्कोर अब 8-0 होने वाला है।
दरअसल भारतीय टीम अब तक पाकिस्तान को लगातार 7 मैच हरा चुकी है और अब 8-0 की तैयारी है। भारत की जीत का ये विजय रथ वर्ष 2022 के T20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, जब उसे 4 विकेट से जीत मिली थी। इसके बाद 2023 के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया था। फिर वर्ष 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हार की हैट्रिक लगाई थी, जब उसने टीम इंडिया के सामने घुटने टेके थे। ये स्कोर 4-0 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, जब भारत को 6 रन से जीत मिली थी। फिर इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5-0 का स्कोरबोर्ड दिखाया। अब दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में टीम इंडिया लगातार 2 बार पाकिस्तान की जीत के सपनों को मिट्टी में मिला चुकी है और अब हार की हैट्रिक का नतीजा लोड हो रहा है और यह खुद पाकिस्तान की आवाम का कहना है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर उसकी आवाम ने ही हार के बाउंसर नहीं फेंके हैं, बल्कि आईसीसी के दरबार में भी पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हिट विकेट होकर आए हैं। पहला नाम है बल्लेबाज से बंदूकबाज बने साहिबजादा फरहान का और दूसरा नाम है हारिस रऊफ का। क्रिकेट के मैदान पर आपत्तिजनक इशारे करने वाले हवाबाज हारिस पर आईसीसी ने 30% का जुर्माना लगाया है। अर्धशतक जड़ने के बाद गन सेलिब्रेशन करने वाले बंदूकबाज फरहान को आईसीसी ने फटकार लगाई है। साथ ही दोनों को यह चेतावनी भी दी है कि दोबारा मैदान पर ऐसी स्तरहीन हरकत करने की जुर्रत ना करें। इसके अलावा आईसीसी ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी सलाह दी है। सूर्य ने लीग मुकाबले में पाकिस्तान पर मिली पहली जीत पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित की थी। इस पर आईसीसी ने कहा है कि वो ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जो राजनीतिक मानी जाए। सत्ता में अब बात करते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। उनकी नई टिप्पणी पर शुरू हुए एक नए कलेश की। वैसे तो अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, धार्मिक प्रवचन देते हैं, लेकिन इनकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान को लेकर ही होती है। नया कलेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई से जुड़ा है। आपको याद होगा, खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर CJI ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कटाक्ष वाले अंदाज में कहा था कि खंडित मूर्ति को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस पर काफी बहस हुई, दलीलें दी गईं। इसके बाद CJI ने सफाई भी दी और कहा था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। CJI के बयान के बाद अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस विवाद पर अपने विचार रख रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि धर्म वाला प्रवचन दे रहे हैं, इस मामले को और आगे बढ़ा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने CJI का नाम लिए बिना कई गंभीर सवाल किए। उन्होंने पूछा है कि अगर सभी काम भगवान करेंगे तो वो न्याय देने वाली कुर्सी पर क्यों हैं? एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया, कहा भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है, क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि ये मंदिर है, तो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दो। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? पहले CJI की टिप्पणी, उस टिप्पणी पर अब अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी। इन दोनों की टिप्पणी पर कई संत भी अब अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब ये कि पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस हो रही है। न्याय की कुर्सी में न्यायपालिका पे सबका जैसे भरोसा है, जिस तरह से भगवान का भरोसा, भगवान पे भरोसा, उसी तरह से न्यायपालिका पे लोग भरोसा करके न्यायपालिका में जाते हैं। तो न्यायपालिका को भी न्याय उचित बात कहनी चाहिए
ना कि उसको नकारात्मक विचार से सोच करके और उसे हटा देना चाहिए अपने बेंच से, ऐसा नहीं। संतों की भी प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी और जो न्यायाधीश जी ने कहा वो भी ठीक नहीं थी। संतों को अपनी वाणी पर अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और इतने उच्च पद पर बैठे न्यायाधीश को भी ये चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, ऐसी कोई टिप्पणी न हो, क्योंकि आप जिस पावर में जिस पोस्ट पे बैठे हो वो आपको सभी लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जो आज बिहार की खबरों से खचाखच भरी हुई है। हर राजनीतिक दल से खबर निकल रही है, कुछ ऐलान के रूप में, कुछ वादों के रूप में, कुछ चुनौतियों के रूप में और कुछ सफाई के रूप में। इसीलिए बिहार की खबरों पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी आज तैयार की है, जिसमें सारी खबरें होंगी। जिसमें पहले नंबर पर तेजस्वी की सफाई होगी, उन्होंने बहन रोहिणी पर पहली बार बयान दिया है। दूसरी खबर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की है, जिन्होंने नई पार्टी बना ली है। तीसरी खबर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की है, जिसमें आज बिहार की महिलाओं से पीएम ने कहा है कि नरेंद्र और नीतीश आपके दो भाई हैं। प्रियंका गांधी ने आज बिहार में पहली रैली की है, जिसके कई सुनहरे वादे किए हैं उन्होंने। अमित शाह भी आज बिहार पहुंचे हैं, यहां आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की करते हैं, जिन्होंने बहन रोहिणी आचार्य और संजय यादव प्रकरण पर पड़ी धूल को साफ करने की कोशिश की है। दरअसल संजय यादव से जुड़े रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया था और सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो पिता को किडनी देने के बदले चुनाव का टिकट चाहती थी। आज इस पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने हमें पाला पोसा और बड़ा किया है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो आज के समय में विरले ही देने को तैयार होते हैं। उन्होंने पिता को अपनी किडनी दान की। लालू जी ने लोगों की मांग पर उन्हें टिकट दिया। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि रोहिणी ने किडनी के बदले टिकट मांगा था, जिसके बाद तेजस्वी यादव का यह बयान आया। एक बार सुनिए दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी भी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी है। ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं। और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। जिसने ये त्याग बलिदान किया है वही समझ सकते हैं। ये परिवार शुरू से ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जनशक्ति से जवाब देता आया है। वो जिस भावना से कभी ट्वीट करती हैं, एक्स पे लिखती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से पहले कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की किडनी उन्होंने दान नहीं दी। अब उन्होंने कहा कि किडनी उन्होंने पिताजी के दी, तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके सरल और मजबूत पारिवारिक रिश्ते से भी घबराई हुई है। तेजस्वी यादव घरेलू मामले को सुलझाने में लगे हैं, तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीतिक कल का पोस्टर और चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का जो पोस्टर जारी किया है, उसमें तेज प्रताप यादव के पिता और राजद प्रमुख लालू यादव और मां राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। पोस्टर में सबसे ऊपर 5 तस्वीरें हैं।
इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। पोस्टर में पार्टी के नाम के नीचे 3 शब्द सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव लिखे गए हैं। पीले और हरे रंग के इस पोस्टर में चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड बताया गया है। इसमें एक स्लोगन जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप भी लिखा गया है। पार्टी से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी भी दी गई है। इन सब के बीच लेकिन रुख अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। ये पैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भेजे गए। पीएम मोदी दिल्ली से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। इस मौके पर उन्होंने आरजेडी पर तीखे हमले किए। बिहार में जब लालटेन का राज था तब बहुत भ्रष्टाचार था। महिलाओं ने अराजकता और भ्रष्टाचार की मार झेली थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोजगार अच्छा होने पर 2 लाख तक की मदद की जाएगी। तो पीएम मोदी ने कहा कि आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम पर इन बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार के विकास पर झूठ बोल रहे हैं। आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी क्या? ये अफवाह फैलाना, नकारात्मक बात करना, लोगों में जहर घोलना, आपस में लड़ाना, टकराना, नफरत की राजनीति करना, नकारात्मक राजनीति करना, यही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। 15 साल से उन लोगों ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। और लोग जान लीजिए बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। शाम के बाद कोई बाहर निकलता था, घर में रहता। पूरा जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए, महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है? वैसे तैयारी कांग्रेस भी कम नहीं कर रही है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी आज पटना और मोतिहारी में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने पहुंची। पहले उन्होंने पटना में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। आज के बिहार के दौरे में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। बिहार में बड़ी आबादी पलायन कर रही है, महिलाओं को मोदी नीतीश सम्मान नहीं दे सकते, 20 वर्षों में एनडीए ने कुछ नहीं किया। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे? चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे। चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया और इन्होंने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MiG-21 फाइटर जेट की, जो 6 दशक तक भारतीय वायुसेना की जान भी था और शान भी, जिसने वर्ष 1965, 1971 की जंग से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक में दुश्मनों को गहरे जख्म दिए। 62 वर्ष से भारत की हवाई सरहद की निगरानी करने वाला ये MiG-21 आज रिटायर हो गया। जिस MiG-21 की तकनीक और ताकत का कभी कोई मुकाबला नहीं था, दशकों बाद वो तकनीक पुरानी हो गई, मिग के पंख कमजोर पड़ गए। इसीलिए MiG-21 ने आज अपनी अंतिम उड़ान भरी। ये सिर्फ एक फाइटर जेट के रिटायर होने की खबर नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के उस गौरवशाली इतिहास की एक पूरी कहानी है, जिसका MiG-21 सबसे अहम हिस्सा है। इसीलिए आज हमने MiG-21 की आखिरी दहाड़ वाली स्पेशल कुंजी आपके लिए तैयार की है।
चंडीगढ़ एयरबेस में इस फाइटर जेट को विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए, जहां MiG-21 लड़ाकू विमानों को वाटर कैनन से सलामी दी गई, जिसे वाटर गन सल्यूट कहते हैं, जो वायुसेना में सम्मान व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। इसके बाद एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। MiG-21 ने स्वदेशी तेजस विमान के साथ ये उड़ान भरी। इस दौरान ऐसा लगा जैसे MiG-21 ये संदेश दे रहा हो कि अब मैं भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस को सौंपता हूं, क्योंकि अब तेजस ही MiG-21 की जगह लेंगे। वैसे MiG-21 वर्ष 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ। तब चीन युद्ध के बाद भारत को सुपरसोनिक जेट्स की जरूरत थी। MiG-21 की ट्रेनिंग के लिए 7 फाइटर पायलट ताशकंद गए थे। इसके बाद अप्रैल 1963 में 6 MiG-21 फाइटर जेट चंडीगढ़ पहुंचे। तब से लेकर भारतीय वायुसेना ने कुल 8074 MiG-21 शामिल किए गए। इनमें 657 जेट भारत में ही HAL ने बनाए। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के 2 वर्ष के बाद ही MiG-21 की युद्ध में एंट्री हुई। 1965 की जंग के वक्त पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले F-86 सैबर और F-104 स्टार फाइटर्स थे। पाकिस्तान ने 4 सैबर जेट से भारत के छंब सेक्टर में हमले की कोशिश की। पाकिस्तानी पायलट्स को लगा था कि वो आसानी से बम गिराकर भाग जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि अब भारत के पास MiG-21 की सुपरसोनिक पावर है। पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स जब वापस लौट रहे थे, तभी उनके स्क्वाड्रन लीडर मुनीर को अपने जेट के ठीक ऊपर भारतीय MiG-21 दिखाई दिया। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी पायलट के होश उड़ गए और वो सिर्फ इतना बोल पाए कि मिग बाय गॉड। 1965 की जंग में MiG-21 की ये पहली दहाड़ थी, जिसका शिकार पाकिस्तान का एक सैबर जेट हो चुका था। ये सिर्फ MiG-21 की ताकत का एक ट्रेलर था, जिसकी पूरी फिल्म 1971 की जंग में दिखाई दी। MiG-21 ने सिर्फ 45 मिनट में पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में 4 मिग जेट्स ने ढाका पर हमला किया। कुछ ही मिनटों में इन MiG-21 ने गवर्नर हाउस पर रॉकेट की बारिश कर दी। हमला इतना खतरनाक था कि पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। 1971 की जंग का ये टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचा। उसके 3 F-104 स्टार फाइटर्स मार गिराए गए। कई F-86 विमान भी गिरे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना सरेंडर करने के लिए मजबूर हुई। MiG-21 के इसी गौरवशाली इतिहास का जिक्र आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। उन्होंने कहा कि MiG-21 हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह है। यहाँ पर आप MiG-21 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। बेहद नज़दीक से हम आपको आज MiG-21 की तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद घातक खतरनाक एयरक्राफ्ट, जिसमें 1x R 25-300 US इंजन लगा हुआ था। और आपको मैं बता दूं, इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट जो थी वो 7100 kgf थी। मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक तक जा सकता है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो।